वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आज चैप्टर 6 में सेमीकंडक्टर फिजिक्स अर्धचालक भौतिकी, इसमें ट्रांजिस्टर का पार्ट चल रहा था। तो आज के जो टॉपिक्स हैं आज के लेक्चर के, वो ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो ट्रांजिस्टर परिपथ विन्यास है। ये 3 तरह से ट्रांजिस्टर हमारा जोड़ा जा सकता है: कॉमन बेस, सीबी कॉमन एमीटर, सीई कॉमन कलेक्टर, सीसी। इसके बारे में देखेंगे। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, इन सभी का डिटेल्ड स्टडी होगा। और साथ ही साथ रिलेशन बिटवीन करंट गेन्स अल्फा, बीटा एंड गामा, और यूजेस ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर के अनुप्रयोग, और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, यानी गुण तथा अवगुण, ये ट्रांजिस्टर के पढ़ाए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इसमें ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, यानी ट्रांजिस्टर सर्किट परिपथ, यानी ट्रांजिस्टर को सर्किट में या परिपथ में कैसे जोड़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्किट कनेक्शन फॉर ऑपरेटिंग ट्रांजिस्टर। दीज कनेक्शंस आर नोन एज कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से ट्रांजिस्टर को परिपथ में 3 प्रकार से जोड़ा जाता है, और इन परिपथों को या इन कनेक्शंस को हम ट्रांजिस्टर विन्यास या ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो 3 तरीके से हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो जोड़ा जा सकता है। कॉमन बेस, यानी ट्रांजिस्टर का बेस हम कॉमन कर दें, तो इस तरह से कॉमन बेस उभयनिष्ठ आधार विन्यास हो गया। फिर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, सीई शॉर्ट में लिखते हैं इसको, और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। थर्ड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, सीसी शॉर्ट में लिखते हैं, उभयनिष्ठ उत्सर्जक उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास होना चाहिए। तो इस तरह से कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। द टर्म कॉमन इज यूज्ड टू डिनोट द इलेक्ट्रोड व्हिच इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। कॉमन इलेक्ट्रोड इज जनरली ग्राउंडेड whose potential is 0. Hence, biasing referred on basis of potential of rest to electrodes. तो इस तरह से जो कॉमन है, कॉमन शब्द, उसका मीन है कि उभयनिष्ठ शब्द का उस इलेक्ट्रोड के लिए प्रयोग किया जाता है जो निवेशी यानी इनपुट तथा निर्गत आउटपुट परिपथ दोनों से जुड़ा होता है। तो कॉमन इलेक्ट्रोड हमारा बहुसंपर्कित कर उसका विभव शून्य कर दिया जाता है। इसलिए इनपुट और आउटपुट सर्किट, यानी निवेशी तथा निर्गत परिपथ की अभिनति को अन्य 2 इलेक्ट्रोड के विभव के आधार पर की जाती है। तो इस तरह से जो हमारा कॉमन इलेक्ट्रोड है वो ग्राउंड हो जाता है, उसको ग्राउंड या बहुसंपर्कित कर देते हैं, तो उसका विभव शून्य हो जाता है। तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रोड, उसमें हम इनपुट और आउटपुट सर्किट, यानी निवेशी तथा निर्गत परिपथ की अभिनति यानी बायसिंग दर्शाते हैं उन 2 बचे हुए इलेक्ट्रोड के विभव के आधार पर। तो पहला कॉन्फ़िगरेशन हम स्टडी करते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसको शॉर्ट में सीबी से लिखते हैं, यानी उभयनिष्ठ आधार कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास या संयोजन। तो इसमें बेस, ट्रांजिस्टर का बेस यानी आधार कॉमन रहेगा, तो बेस को हम दोनों सर्किट में जोड़ेंगे। और एक सर्किट हमारा एमीटर बेस जंक्शन है, तो एमीटर बेस जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस में रखेंगे, और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में, और एमीटर दोनों में कॉमन होगा। तो इस तरह से हम यहां पर सर्किट ड्रॉ करते हैं। वीईई बैटरी से हम पोटेंशियल डिवाइडर यानी विभव विभाजक को जोड़ देते हैं, और विभव विभाजक यानी पोटेंशियल डिवाइडर का एक एंड कॉमन रहेगा और दूसरा एंड मूवेबल रहेगा। तो ये जितना ऊपर की ओर जाएगा प्लस पॉजिटिव साइड में, उतना ही हमारा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और जितना ही नीचे साइड में जाएगा पोटेंशियल घटता जाएगा। तो ये पर्टिकुलर पोटेंशियल प्रोवाइड करने के लिए है। हम यहां से VEB यानी V एमीटर बेस वोल्टेज मेजर करते हैं। तो E जो सिंबल है EB, ये पॉजिटिव टू निगेटिव है, तो एमीटर हमारा पॉजिटिव है, इसलिए हम VEB लिखेंगे।
अगर एमीटर निगेटिव होता तो हम बेस को पहले लिखते, पॉजिटिव वाले को VBE लिखते। तो चूंकि यहां एमीटर पॉजिटिव है इसलिए हमने VEB लिखा। और फिर इसके बाद हम रिवर्स बायस में आते हैं। यहां पर VCC जो बैटरी है इसके थ्रू हमने एक पोटेंशियल डिवाइडर, विभाजक जोड़ दिया, जिससे हम वोल्टेज वेरी कर सकते हैं यहां, और ये वोल्टेज वेरी होगा। और VBC, B चूंकि पॉजिटिव है बेस और कलेक्टर निगेटिव है तो इसलिए हम इस वोल्टेज को VBC लिखेंगे। और यहां पर करंट IC मेजर करने के लिए एक अमीटर लगा दिया जाता है, मिली अमीटर, और इसी तरह से करंट IE मेजर करने के लिए एमीटर करंट हमारा यहां पर एक मिली अमीटर लगा दिया जाता है, धारा मापी। तो इस तरह से एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस यानी अग्र अभिनत, और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस उत्क्रम अभिनत। और यहां पर 3 धाराएं हैं, एमीटर करंट जो कि अंदर की ओर जाएगी, और चूंकि PNP ट्रांजिस्टर है तो ये P साइड हो गया और ये N साइड, तो करंट हमारी हमेशा एमीटर टू बेस चलेगी। और IC बेस टू कलेक्टर IC सर्किट में फ्लो होगी, और फिर बेस वाले सर्किट में हमारा बेस करंट IB फ्लो करेगा। और यहां हम देख रहे हैं 2 करंट इस जंक्शन पर आकर मिल रही हैं, IB और IC, और एमीटर करंट IE ये बाहर निकल रही है इस जंक्शन से। तो इस तरह से किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ का संधि नियम ये सेटिस्फाइड है। यहां पर जितनी करंट इनपुट हो रही है उतनी करंट आउटपुट जा रही है, तो इसके लिए एमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होगी। तो इसमें हम देखते हैं इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन PNP ट्रांजिस्टर कॉमन इलेक्ट्रोड बेस इज ग्राउंडेड। तो बेस इज ग्राउंडेड एंड देन एमीटर बेस सर्किट इज इनपुट, एमीटर बेस्ड circuit is input circuit in which we introduce input voltage VEB, and for this VEB voltage a current, emitter current IE flows. This emitter based junction is always kept in forward biased, collector based junction is output circuit. So then collector based junction is output circuit and is always kept in reverse biased. Collector based junction is always kept in reverse bias. Hence battery polarity should be adjusted such that emitter based junction is forward bias and collector based junction is always in reverse bias. So positive terminal of battery VEE must be connected to emitter P type emitter, and negative terminal must be connected to N type base. And also for reverse biased, negative terminal of battery VCC must be connected to P type collector, and positive terminal of this battery VCC must be connected to N type base, so that reverse bias is established in collector base junction. Therefore emitter current is called input current. तो input circuit, in input circuit emitter current is input current and base emitter voltage VEB is input voltage. तो इस तरह से PNP ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार विन्यास में कॉमन इलेक्ट्रोड आधार को भू संपर्कित किया जाता है। तो इलेक्ट्रोड को हम ग्राउंडेड या भू संपर्कित कह देते हैं, और उत्सर्जक आधार परिपथ यानी एमीटर बेस सर्किट निवेशी परिपथ या इनपुट सर्किट कहलाता है, और यह हमेशा अग्र अभिनत फॉरवर्ड बायस होता है। संग्राहक आधार परिपथ कलेक्टर बेस सर्किट आउटपुट सर्किट या निर्गत परिपथ कहलाता है, और यह हमेशा उत्क्रम अभिनत यानी रिवर्स बायस में रखा जाता है। इसलिए उत्सर्जक धारा IE निवेशी धारा यानी कलेक्टर करंट IE इनपुट करंट, और उत्सर्जक आधार विभव यानी VEB निवेशी विभव इनपुट विभव कहलाता है। और कलेक्टर करंट IC इज कॉल्ड आउटपुट करंट, एंड बेस कलेक्टर वोल्टेज VBC इज कॉल्ड आउटपुट वोल्टेज। तो इस तरह से संग्राहक धारा IC, निर्गत धारा यानी आउटपुट करंट, और आधार संग्राहक वोल्टेज या विभव VBC
निर्गत विभव यानी आउटपुट वोल्टेज कहलाता है। तो इस तरह से इसमें 4 क्वांटिटीज हो गई। एक करंट वोल्टेज हमारा इनपुट होता है, तो इनपुट करंट एमीटर करंट, और इनपुट वोल्टेज VEB यानी एमीटर बेस वोल्टेज हमारा इनपुट वोल्टेज हो गया, और इनपुट करंट एमीटर करंट। इसी तरह से आउटपुट में कलेक्टर करंट आउटपुट करंट हो गई, और VBC आउटपुट वोल्टेज हो गया। तो इस तरह से हम आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट ये रेशियो निकालेंगे, तो इसको कहते हैं करंट गेन, धारा लाभ। तो IC अपान IE हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन यानी धारा लाभ है। इसी तरह से वोल्टेज गेन निकालेंगे या वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन VBC अपान VEB, आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज। तो इसमें जो हमारा VBC अपान VEB ये हो गया वोल्टेज गेन या वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। तो इस तरह से ये दोनों चीजें कॉमन बेस सर्किट में निकलेंगी। तो ये हमारे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी निवेशी अभिलक्षण और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक यानी निर्गत अभिलक्षण 2 ग्राफ हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसको कांस्टेंट रख के बनाया जाता है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे, आउटपुट वोल्टेज को मान लेते हैं -2 वोल्ट पर रखा, तो हम VEB यानी बेस एमीटर वोल्टेज चेंज करेंगे और एमीटर करंट मेजर करेंगे। तो इस केस में हम बार बार VCB को कांस्टेंट बनाते रहेंगे, और जब मेजरमेंट कर लेंगे तो हमारा एक ग्राफ मिल जाएगा। फिर इसी तरह से VCB की अलग वैल्यू लेंगे, और फिर इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट हम देखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निवेशी अभिलक्षण तैयार हो जाएगा 3 डिफरेंट आउटपुट वोल्टेज VCB के लिए। तो इनपुट रेजिस्टेंस इससे निकाल सकते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस ये इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस है, चेंज इन वोल्टेज अपान चेंज इन करंट निकाल रहे हैं, इसलिए इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस यानी निवेशी गतिज प्रतिरोध RI इक्वल टू डेल्टा VBE यानी जो हमारा इनपुट वोल्टेज है उसका हम चेंज लेंगे, चेंज इन इनपुट वोल्टेज अपान चेंज इन इनपुट करंट। तो एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज ये हमारा होगा RI इक्वल टू डेल्टा VBE अपान डेल्टा IE एट कांस्टेंट VCB। तो ये हमारा इनपुट रेजिस्टेंस निकलेगा, इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। इसी तरह से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए एमीटर करंट को कांस्टेंट रखकर हम आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट देखेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज VCB और करंट IC है। तो इस तरह से ये जो ग्राफ खींचेंगे तो करंट IC VCB की 0 वैल्यू के लिए ही सैचुरेशन में पहुंच जाएगा, और फिर आगे चलकर ये सैचुरेट ही रहेगा। तो IE इक्वल टू 0 के लिए हमारी जो ये ग्राफ है ये पहला ग्राफ मिल गया। फिर इसके बाद IE एमीटर करंट को 1 मिली एम्पियर रखेंगे तो ये दूसरा ग्राफ मिलेगा। ग्राफ सैचुरेशन में जल्दी पहुंच जा रहे हैं, और 2 मिली एम्पियर के लिए फिर हमारा सैचुरेशन में ये मिलेगा, और IE 5 मिली एम्पियर के लिए नेक्स्ट ग्राफ मिलेगा। इस तरह से कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी निर्गत अभिलक्षण ये हमारा हो गया आउटपुट वोल्टेज VCB वर्सेस आउटपुट करंट IC एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एमीटर करंट। तो डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस गतिक निर्गत प्रतिरोध RO, इसको हम RD से लिखा हुआ है, RO से भी लिख सकते हैं डेल्टा VCB अपान डेल्टा IC यानी आउटपुट वोल्टेज अपान आउटपुट करंट में चेंजेस। चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपान चेंज इन आउटपुट करंट एट कांस्टेंट IE। तो ये चेंज निकालेंगे तो इससे हमारा डायनेमिक रेजिस्टेंस निकलेगा, आउटपुट रेजिस्टेंस। तो करंट गेन या धारा लाभ की बात करें, करंट गेन या धारा लाभ रेशियो ऑफ आउटपुट करंट IC टू इनपुट करंट IE इज कॉल्ड करंट गेन। तो कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक में निर्गत धारा IC और निवेशी धारा IE के अनुपात को कॉमन बेस संयोजन का धारा लाभ अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो अल्फा करंट गेन अल्फा DC इक्वल टू IC अपान IE। तो इस तरह से करंट गेन अल्फा IC अपान IE। करंट गेन अल्फा ऑफ ट्रांजिस्टर इज मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ ट्रांजिस्टर। दस धारा लाभ अल्फा ट्रांजिस्टर की क्वालिटी की माप है, क्वालिटी का माप है। हायर वैल्यू ऑफ अल्फा बेटर इज ट्रांजिस्टर परफॉर्मेंस। तो
इसकी उच्च माप यानी अल्फा का उच्च मान के लिए ट्रांजिस्टर अच्छा माना जाता है और अल्फा की जो रेंज है वो लगभग 0.95 से 0.99 तक होती है, इससे भी ज्यादा होती है। तो अल्फा की रेंज 0.95 से 0.99 या इससे भी ज्यादा रख सकते हैं हम, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अल्फा चूज करते हैं। तो इस तरह से हम जानते हैं IC इक्वल टू अल्फा टाइम्स IE। ये यहां से हमने करंट गेन के इक्वेशन निकाल लिया, IC इक्वल टू अल्फा टाइम IE। तो हम जो इक्वेशन है हमारा IB इक्वल टू IE माइनस IC, यानी IE इक्वल टू IB प्लस IC से हमने इसको डिराइव किया, IB इक्वल टू IE माइनस IC, और IC को हम अल्फा IE रखेंगे तो IE कॉमन हो गया 1 माइनस अल्फा अपान IE। तो ये रिलेशन हो गया बेस करंट और एमीटर करंट के बीच में और करंट गेन। इंसिडेंटली रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट corresponding change in emitter current is known as alpha AC, that is current gain। संग्राहक में धारा में परिवर्तन डेल्टा IC और उत्सर्जक धारा परिवर्तन में डेल्टा IE के अनुपात को धारा लाभ अल्फा AC कहते हैं। तो अल्फा AC इक्वल टू डेल्टा IC अपान डेल्टा IE। तो इस तरह से ये अल्फा AC ये डायनेमिक करंट गेन है, यानी गतिक धारा लाभ, और इसकी वैल्यू होती है चेंज इन कलेक्टर करंट अपान चेंज इन एमीटर करंट, यानी कलेक्टर करंट या संग्राहक धारा में परिवर्तन, और इसको रेशियो डिवाइड करेंगे एमीटर करंट या उत्सर्जक धारा में परिवर्तन, तो इससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा डायनेमिक करंट गेन मिल जाता है। तो संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा IC तथा उत्सर्जक धारा में परिवर्तन डेल्टा IE के अनुपात को हम धारा लाभ या अपना डायनेमिक धारा लाभ कहते हैं, गतिक धारा लाभ। तो नॉर्मली हम अल्फा DC ही यूज करते हैं और फिर इसी को अल्फा कह देते हैं। तो IC इक्वल टू अल्फा टाइम्स IE या अल्फा इक्वल टू IC अपान IE, ये हर जगह यूज करते हैं हम करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हम लेते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, CE से लिखते हैं, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमारा एमीटर कॉमन रहेगा दोनों इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन CE ऑफ ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर वी कंसीडर हियर, द कॉमन इलेक्ट्रोड emitter is grounded, common electrode emitter is grounded and emitter base circuit is input circuit and always kept in forward bias, while collector emitter circuit is output circuit and it is always kept in reverse bias। तो यानी NPN ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक संयोजन यानी कॉमन एमीटर संयोजन की हम बात कर रहे हैं। कॉमन एमीटर संयोजन में कॉमन इलेक्ट्रोड यानी उभयनिष्ठ इलेक्ट्रोड हमारा उत्सर्जक है या एमीटर है, जिसको हम भू संपर्कित या ग्राउंडेड कर देते हैं। उत्सर्जक आधार संधि यानी एमीटर बेस जंक्शन या परिपथ निवेशी परिपथ होता है और यह हमेशा अग्र अभिनत या फॉरवर्ड बायस रखा जाता है। तो इस तरह से एमीटर बेस जंक्शन ये इनपुट सर्किट होता है और इसमें ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है, फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन में रखा जाता है। इसी तरह से कलेक्टर एमीटर जो हमारा सर्किट है ये आउटपुट सर्किट है और ये इसमें जो जंक्शन होता है बेस कलेक्टर जंक्शन वो रिवर्स बायस में रखा जाता है। तो इस तरह से ये हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन वर्क करता है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एमीटर कॉमन रहेगा। तो एमीटर का जो टर्मिनल है हम ट्रांजिस्टर को इस तरह से बनाएंगे, बेस इनपुट सर्किट में रहेगा, एमीटर कॉमन रहेगा, कलेक्टर आउटपुट सर्किट में रहेगा। तो इनपुट हम VBB यानी इस बैटरी से देंगे और पोटेंशियल डिवाइडर के थ्रू इनपुट वोल्टेज जाएगा और यहां पर VBE को मेजर करने के लिए हम एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। इससे बेस एमीटर वोल्टेज मेजर किया जाएगा। क्योंकि
पी टाइप का बेस है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी टाइप बेस है, तो इसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे बेस को और निगेटिव टर्मिनल को एमीटर से जोड़ेंगे। इस तरह से ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस यानी अग्र अभिनत में हो गया। और बेस करंट मेजर करने के लिए हम एक माइक्रो एमीटर लगाते हैं। और फिर एमीटर हमारा कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन ग्राउंडेड कर दिया। और फिर कलेक्टर सर्किट की बात करें, कलेक्टर सर्किट में आईसी मिली एम्पियर एक मिली एमीटर यहाँ पर करंट आईसी मेजर करने के लिए लगाया जाता है। और फिर वीसीसी बैटरी, इसको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि जो हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायस में हो। तो इसके लिए हम कलेक्टर यहाँ एन टाइप का है, तो एन टाइप के लिए हम रिवर्स बायस में रखना है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और निगेटिव टर्मिनल से एमीटर को जोड़ दिया। तो इस तरह से हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन आउटपुट सर्किट रिवर्स बायस में हो गया। तो ये हमारा कनेक्शन बन गया। अब हम आगे देखते हैं। तो इस तरह से संग्राहक उत्सर्जक परिपथ यानी कलेक्टर एमीटर जो सर्किट है वो आउटपुट सर्किट का काम करता है। और संग्राहक उत्सर्जक परिपथ निर्गत परिपथ यानी आउटपुट सर्किट कहलाता है। और संग्राहक आधार संधि यानी कलेक्टर बेस जंक्शन सदैव रिवर्स बायस में या रखा जाता है या उत्क्रम अभिनत में रखा जाता है। देयरफॉर बेस करंट IB इज कॉल्ड इनपुट करंट एंड बेस करंट बेस एमीटर वोल्टेज इज इनपुट वोल्टेज, while collector current IC is called output current and collector emitter voltage VC is output voltage। तो इसलिए आधार धारा निवेशी धारा कहलाती है, उत्सर्जक धारा उत्सर्जक आधार विभव ये हमारा VBE निवेशी विभव कहलाता है। इसी तरह से संग्राहक धारा IC निर्गत धारा तथा उत्सर्जक संग्राहक विभव VCE निर्गत विभव कहलाता है। तो हमारे सर्किट में एक इनपुट वोल्टेज VBE यानी बेस एमीटर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज यानी निवेशी वोल्टेज हो गया और इनपुट करंट हमारी IB इस टर्मिनल से फ्लो करेगी बेस टर्मिनल से। तो IB करंट बेस करंट हमारी इनपुट करंट हो गई। इसी तरह से आउटपुट करंट कलेक्टर टर्मिनल से फ्लो करेगी, तो IC कलेक्टर करंट आउटपुट करंट हो गई और आउटपुट वोल्टेज VCE आउटपुट वोल्टेज होता है। तो इस सर्किट में हम दो ग्राफ कंसीडर करते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी निवेशी अभिलक्षण कॉमन एमीटर सर्किट के लिए, इसी तरह से कॉमन एमीटर सर्किट के लिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निर्गत अभिलक्षण। पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनता है इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट। इनपुट वोल्टेज VBE बेस एमीटर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज हो गया और बेस करंट आउटपुट इनपुट करंट हो गई। तो ये बेस करंट चूंकि बहुत कम होती है, तो ये माइक्रो एमीटर हम यहां लगाएंगे। तो इनपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट इनपुट करंट, तो ये VB वर्सेस IB हम मेजर ग्राफ प्लॉट करेंगे एट कांस्टेंट VCE। तो VC यानी कलेक्टर एमीटर वोल्टेज कांस्टेंट रखा जाएगा आउटपुट में। तो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज VEB और इनपुट करंट IB इनके बीच ग्राफ खींचा जाएगा और VCE कांस्टेंट रखा जाएगा। तो VCE 2 वोल्ट के लिए ये ग्राफ मिलेगा और VCE -5 वोल्ट के लिए ये ग्राफ मिला और भी वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो हमारा ग्राफ अन्य ग्राफ भी मिल जाएंगे। और इसी तरह से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आउटपुट वोल्टेज VCE का ग्राफ बनेगा विथ रेस्पेक्ट टू IC मिली एम्पियर में मेजर करेंगे और यहां जो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी वो इनपुट करंट IB। तो इनपुट करंट IB 0 रखेंगे तो ये वाला ग्राफ मिलेगा। सैचुरेशन थोड़ा सा देर में मिल रहा है और IB 10 माइक्रो एम्पियर रखेंगे तो सैचुरेशन और ऊपर से मिला। इसी तरह से IB 20 माइक्रो एम्पियर नेक्स्ट ग्राफ मिलेगा और VCE IB की वैल्यू 30 माइक्रो एम्पियर रखा तो नेक्स्ट ग्राफ मिला। इस तरह से ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिल गया। इसमें जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है निवेशी गतिक प्रतिरोध, इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस RI डेल्टा VBE यानी VBE के मान में परिवर्तन अपॉन डेल्टा IE, तो अपॉन डेल्टा IB होगा। तो VBE अपॉन डेल्टा IB ये हमारा इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस हो गया और आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस
यानी निर्गत गतिक निर्गत प्रतिरोध डेल्टा आर ओ, इसमें आउटपुट वोल्टेज VCE, इसका वेरिएशन देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएशन इन कलेक्टर करंट। तो डेल्टा VCE अपान डेल्टा IC, तो ये इस रीजन को लेंगे हम, तभी हमारा जो आउटपुट रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा। तो VCE यहां मेजर करेंगे, चेंज इन बेस कलेक्टर एमीटर वोल्टेज एंड चेंज इन कलेक्टर करंट करेस्पॉन्डिंग चेंज, और फिर हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो इस तरह से आउटपुट रेजिस्टेंस यानी आउटपुट करंट IC डिवाइडेड बाय इनपुट करंट IB इज नोन एज करंट गेन। तो यहां कॉमन एमीटर के केस में हम निर्गत धारा IC तथा निवेशी धारा IB के अनुपात को कॉमन एमीटर संयोजन CE में धारा लाभ बीटा कहते हैं। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन मिलता है वो बीटा कहलाता है। बीटा आउटपुट करंट IC और इनपुट करंट IB का रेशियो होता है। बीटा DC इक्वल टू IC अपान IB। करंट गेन इन कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर इज हाई वैल्यू, यूजुअली इट इज अराउंड 100, यानी कॉमन उत्सर्जक ट्रांजिस्टर CE कॉन्फ़िगरेशन में धारा लाभ बीटा सामान्यतः 100 के आसपास मिलता है, यानी उच्च मान मिलता है। इसका मात्रक कुछ भी नहीं है, करंट अपान करंट, ये मात्रक विहीन और डायमेंशन विहीन हो गया। तो इस तरह से IC इक्वल टू बीटा IC, बीटा IB, IC इक्वल टू बीटा IB, तो इसी को हम बीटा लिखेंगे। तो IE इक्वल टू IB प्लस IC, यहां पर IC का मान हम IB के टर्म में रखेंगे। तो IB प्लस बीटा IB, तो IE इक्वल टू 1 प्लस बीटा IB। तो इस तरह से ये हमारा एमीटर करंट निकल के आ गया। अगेन रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट IC एंड करस्पॉन्डिंग चेंज इन बेस करंट IB इज नोन एज बीटा AC और डायनेमिक करंट गेन। अतः संग्राहक धारा IC में परिवर्तन तथा आधार धारा IB में परिवर्तन के अनुपात को धारा लाभ बीटा AC कहते हैं। तो गतिक धारा लाभ हो गया ये बीटा AC इक्वल टू डेल्टा IC अपान डेल्टा IB। तो ये हमारा गतिक धारा लाभ या डायनेमिक करंट गेन होता है। तो हम बीटा की जो वैल्यू है वो IC अपान IB हर जगह यूज करते हैं, और ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन की वैल्यू है वो लगभग 100 या इससे भी ज्यादा होती है, या इससे कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है हमारा ट्रांजिस्टर किस करंट गेन का लिया गया है, कितनी बीटा का। इसी को HFE भी कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, CC से लिखते हैं इसको, उभयनिष्ठ संग्राहक संयोजन। तो जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, एक कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन CC ऑफ PNP ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ कॉमन इलेक्ट्रोड कलेक्टर ग्राउंडेड एंड बेस कलेक्टर सर्किट। बेस कलेक्टर सर्किट ऑफ दिस ट्रांजिस्टर इज इनपुट सर्किट एंड एमीटर कलेक्टर सर्किट इज कॉल्ड आउटपुट सर्किट। यानी उभयनिष्ठ संग्राहक संयोजन में, यानी कॉमन कलेक्टर संयोजन में PNP ट्रांजिस्टर का इलेक्ट्रोड कलेक्टर ये कॉमन होता है तथा भू संपर्कित रखा जाता है। इसमें आधार संग्राहक परिपथ यानी कलेक्टर बेस सर्किट इनपुट सर्किट होता है, और कलेक्टर एमीटर सर्किट यानी उत्सर्जक संग्राहक परिपथ निर्गत परिपथ होता है। तो इस तरह से ये फिगर में हमारा सर्किट में कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर ग्राउंडेड होता है और जो इनपुट मिलता है वो बेस कलेक्टर से मिलता है। तो इनपुट करंट हमारी IB हो गई, तो IB इनपुट करंट हो गई, बेस की टर्मिनल से बहती है, और जो इनपुट वोल्टेज हो गया VCB, क्योंकि C पॉजिटिव है इसलिए हम VCB यहां पर वोल्टेज लेंगे, और इसी तरह से आउटपुट वोल्टेज VEC है, और इनपुट करंट हमारी आउटपुट करंट IE एमीटर करंट होती है। तो इस तरह से IC करंट यहां जंक्शन पर मिल रही है, IB करंट मिल रही है, और IE यहां बाहर जा रही है। तो ये हमारा जंक्शन में IE इक्वल टू IB प्लस IC सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरह से ये हमारे कॉमन कलेक्टर सर्किट में
इनपुट करंट IB निवेशी करंट, इनपुट वोल्टेज VCB, आउटपुट करंट IE और आउटपुट वोल्टेज VEC होता है। अब हम बात करें, देयरफॉर IB इज इनपुट करंट एंड VCB इज इनपुट वोल्टेज एंड IE इज आउटपुट करंट एंड VEC इज आउटपुट वोल्टेज। इस तरह से अतः IB धारा निवेशी धारा, VCB विभव निवेशी विभव होता है, IE धारा निर्गत धारा तथा VEC विभव निर्गत विभव होता है। इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर इज इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर इज वेरी हाई एंड आउटपुट रेजिस्टेंस इज वेरी लो। करंट गेन गामा ऑफ दिस सर्किट इज हाई बट वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन 1। कॉमन संग्राहक ट्रांजिस्टर यानी कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर का निवेशी परिपथ बहुत अधिक निवेशी प्रतिरोध बहुत अधिक होता है तथा निर्गत प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है। धारा लाभ जिसको गामा से लिखते हैं कॉमन कलेक्टर के केस में, इस परिपथ के लिए बहुत उच्च होता है तथा विभव लाभ या विभव प्रवर्धन हमेशा 1 से कम होता है, वोल्टेज गेन 1 से कम होता है। तो करंट गेन की चर्चा करते हैं। करंट गेन जिसको हम गामा से लिखते हैं इस पर्टिकुलर केस में, करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन CC कॉन्फ़िगरेशन यानी धारा लाभ उभयनिष्ठ संग्राहक संयोजन के लिए कॉमन कलेक्टर के लिए गामा DC इक्वल टू IE अपान IB। IE हमारा आउटपुट करंट है, एमीटर करंट, और बेस करंट इनपुट करंट है, तो आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट। इसी तरह से गामा AC चेंज इन आउटपुट करंट अपान चेंज इन इनपुट करंट, डेल्टा IE अपान डेल्टा IB। और हम IE के टर्म में इसको लिखना चाहें, IE इक्वल टू गामा टाइम्स IB, तो IE इक्वल टू IB प्लस IC, IE को लिखेंगे गामा IB, तो इस तरह से IC इक्वल टू गामा -1 टाइम्स IB। तो ये इक्वेशन हमारा प्राप्त हो गया। तो जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन है IE अपान IB, तो ये मैक्सिमम करंट गेन है, यानी अधिकतम तीनों कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा धारा लाभ या करंट गेन इसी केस में होता है। IE अपान IB का मान अधिकतम होता है, इसलिए गामा का मान भी मैक्सिमम होगा। इसके बाद बीटा होता है और फिर अल्फा का मान लेस देन 1 होता है ऑलवेज। तो यहां पर अल्फा बीटा गामा में रिलेशन डिराइव किया गया है। पहले रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा यानी अल्फा व बीटा में संबंध, करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो कि अल्फा से लिखा जाता है, तो धारा लाभ कॉमन आधार संयोजन CB में अल्फा इक्वल टू डेल्टा IC अपान IB, तो ये IB के बजाय IE होगा। अल्फा इक्वल टू IC अपान IE एंड करंट गेन इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन CE, धारा लाभ कॉमन उत्सर्जक संयोजन में CE कॉन्फ़िगरेशन में बीटा इक्वल टू IC अपान IB, तो अल्फा इक्वल टू IC अपान IE, बीटा इक्वल टू IC अपान IB। तो हम बेस करंट के फार्मूले से बेस करंट IB इक्वल टू एमीटर करंट माइनस कलेक्टर करंट IE माइनस IE, तो बीटा की हम वैल्यू यहां देखेंगे, बीटा इक्वल टू IC अपान IB, तो IB को हम रिप्लेस करेंगे IC अपान IB को रिप्लेस करने पर IE माइनस IC, एमीटर करंट माइनस कलेक्टर करंट, और फिर यहां पर जो IC ऊपर है उसको नीचे ले आएंगे, तो क्या हो गया 1 अपान IE अपान IC माइनस IC अपान IC, ये 1 हो गया। तो IE अपान IC ये कुछ नहीं होता, इसका रिवर्स करते हैं, IC अपान IE ये अल्फा देता है, तो अल्फा 1 अपान अल्फा हो गया ये टर्म, ये 1 हो गया। तो यहां पर ये हमारा आ गया बीटा इक्वल टू 1 अपान अल्फा माइनस 1, तो अल्फा कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 अपान 1 माइनस अल्फा अपान अल्फा, तो अल्फा ऊपर चला गया, तो बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। इसको दूसरे टर्म में लिखना चाहे तो यहां से हम 1 अपान अल्फा माइनस 1 को लेफ्ट साइड ले ले, बीटा को राइट साइड, तो 1 अपान अल्फा माइनस 1 अपान इक्वल टू 1 अपान बीटा, तो हम 1 को राइट साइड ले जाएं तो 1 अपान अल्फा इक्वल टू 1 अपान बीटा प्लस 1, तो
तो इस तरह से 1 अपान अल्फा इक्वल टू 1 अपान बीटा प्लस 1 हो गया, और फिर बीटा को कॉमन ले लें, बीटा तो बीटा प्लस 1 अपान बीटा। तो इस तरह से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी बीटा अपान बीटा प्लस 1, या अल्फा की वैल्यू हो गई बीटा अपान बीटा प्लस 1, या बीटा की वैल्यू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। तो इस वैल्यू को याद करना आसान है, तो इसको याद कर लेंगे हम, बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। इसी तरह से अल्फा बीटा गामा तीनों में रिलेशन अगर निकालना चाहें तो हमारे पास रिलेशन है आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो इसको हम बेस करंट से डिवाइड कर दें, आई बी से, पूरे इक्वेशन को आई बी से भाग देने पर आई ई अपान आई बी अपान आई बी प्लस आई सी अपान आई बी। तो ये चीज हमारा गामा हो गया और ये बीटा हो गया और ये 1 हो गया। तो गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा। दूसरे तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इसमें अब आई ई से डिवाइड कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड 1 हो गया, आई बी अपान आई ई प्लस आई सी अपान आई ई। आई बी अपान आई ई को हम आई बी को नीचे ले आएंगे, तो ये 1 अपान आई ई अपान आई बी, यानी गामा हो गया 1 अपान गामा। तो 1 इक्वल टू 1 अपान गामा प्लस ये हमारा अल्फा हो गया, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन अल्फा। तो इस तरह से ये गामा अल्फा में रिलेशन मिलेगा, 1 अपान गामा इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस अल्फा हो गया, गामा इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस अल्फा। तो इस तरह से इन रिलेशंस को कंबाइन करते हैं, बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा और बीटा की वैल्यू गामा माइनस 1। तो बीटा गामा नियरली इक्वल होते हैं, बस एक का अंतर होता है, गामा 1 प्लस बीटा होता है, यानी बीटा इक्वल टू गामा माइनस 1। और अल्फा के टर्म में लिखना चाहें तो अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, ये बीटा होता है, और अल्फा को 1 रख दें यहां पर, तो ऊपर 1 हो गया, तो ये हमारा गामा आ गया 1 माइनस अल्फा, गामा इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस अल्फा। तो यहां पर हम देख रहे हैं, अगर बीटा में 1 जोड़ दें तो ये गामा मिल जाता है, और जब 1 जोड़ेंगे यहां भी तो ये 1 अपान 1 माइनस अल्फा हो जाता है, यही रिलेशन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इसको याद करने से हम अल्फा बीटा गामा में रिलेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं गामा मैक्सिमम होता है, गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा। तो गामा से मैक्सिमम कोई नहीं होता, सबसे ज्यादा करंट गेन हमारा कॉमन कलेक्टर के केस में मिल रहा है, लेकिन वोल्टेज गेन यहां पर 1 से लेसर है। इसी तरह से बीटा की वैल्यू 1 माइनस गामा माइनस 1, तो गामा माइनस 1 ये थोड़ा सा ही कम होगा गामा से। तो यहां पर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो धारा लाभ है वो भी लार्जर है, तो कॉमन बेस में जो धारा लाभ है उसकी वैल्यू काफी कम होती है। अल्फा इक्वल टू क्या है, बीटा अपान बीटा प्लस 1। तो बीटा में 1 जोड़ दें और बीटा से डिवाइड कर दें बीटा में, तो ये इसकी वैल्यू लगभग 1 से जरा सी छोटी होगी। तो अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, तो कॉमन बेस में करंट गेन लेसर देन 1 होता है, और कॉमन एमीटर में करंट गेन लगभग 100 के ऑर्डर का होता है, और कॉमन कलेक्टर में भी ये जो करंट गेन है गामा, ये भी 1 प्लस बीटा है, तो बीटा से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1 ज्यादा होता है। जब वोल्टेज गेन की बात करें हम, तो कॉमन कलेक्टर में जो वोल्टेज गेन मिलता है वो लगभग 1 के बराबर होता है, वो या 1 से थोड़ा सा कम होता है। जबकि कॉमन एमीटर के केस में वोल्टेज गेन, इनपुट वोल्टेज हमारा VBE है और आउटपुट वोल्टेज VEC है, तो इस कारण से VCE का मान बहुत ज्यादा होता है VBE की अपेक्षा। तो इसलिए आउटपुट जो हमारा करंट वोल्टेज गेन होगा कॉमन एमीटर के केस में वो हाई होगा। इसी तरह से कॉमन बेस में भी VBE हमारा इनपुट वोल्टेज हो गया और आउटपुट वोल्टेज VCB है, तो इसमें भी हमारा जो करंट गेन होगा वो भी हाई होगा। तो दो केसेस में कॉमन बेस और कॉमन एमीटर में वोल्टेज गेन यानी विभव लाभ वो हाई होता है, और कॉमन कलेक्टर के केस में वोल्टेज गेन लो होता है, यानी 1 के इक्वल या 1 से लेसर होता है। इसी तरह से करंट गेन की बात करें तो करंट गेन हमारा
बीटा और गामा, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर के केस में करंट गेन हाई होता है और कॉमन बेस के केस में करंट गेन बहुत लो होता है, 1 के लगभग नियर होता है, 1 से छोटा होता है। तो इस तरह से ये सिचुएशन हमारी आती है। करंट गेन की बात करें तो करंट गेन लेस देन या इक्वल टू लगभग 1 के आसपास होता है कॉमन बेस में, और कॉमन बेस में वोल्टेज गेन हाई होता है। इसी तरह से कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर में करंट गेन हाई होता है, जबकि कॉमन एमीटर में वोल्टेज गेन हाई होता है और कॉमन कलेक्टर में वोल्टेज गेन लो होता है, नियरली 1 के आसपास होता है, 1 से लेसर होता है थोड़ा सा। इसके बाद हम यूजेज एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर के उपयोग, गुण व अवगुण, ये देखते हैं। यूजेज ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के उपयोग। एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में होता है, यानी एम्पलीफाई करता है। तो निर्बल एसी सिग्नल को ये प्रबल एम्पलीफाई करके प्रबल एसी सिग्नल में बदल देता है, तो ये एम्पलीफायर कहलाता है। इन फॉर्म ऑफ डिजिटल सर्किट्स, यानी डिजिटल परिपथों में ट्रांजिस्टर का बहुतायत से उपयोग होता है। इन फॉर्म ऑफ ऑसिलेटर सर्किट, यानी दोलित्र के परिपथ में यूज होता है। ऑसिलेटर ऐसा सर्किट होता है जिसमें डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, यानी डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑसिलेटर यानी दोलित्र परिपथ का यूज करते हैं। एज एन एनालॉग टू डिजिटल सर्किट एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के रूप में हमारे ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। एनालॉग से डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। तो डिजिटल हमारा नंबर्स पर आधारित होता है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट, ये इस तरह से डिजिटल हो गया। एनालॉग हमारा साइन वेव या किसी भी वेव में बदलता रहे तो वो एनालॉग वोल्टेज कहलाता है। तो डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के रूप में ट्रांजिस्टर उपयोग होता है। इन फॉर्म ऑफ मल्टी वाइब्रेटर, यानी हम साइन वेव के अलावा भी और वेव्स चाहते हैं, शॉर्टूथ वोल्टेज या फिर अन्य तरह के वोल्टेज, वो मल्टी वाइब्रेटर से जनरेट किए जाते हैं। तो वो मल्टी वाइब्रेटर में भी ट्रांजिस्टर हमारा उपयोग में आता है। तो ये हो गए यूजेज ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का आज के समय में वाइडली यूज है। हमारे जो प्रोसेसर सर्किट्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे ट्रांजिस्टर, चिप के अंदर जो कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, जो आईसीज होती हैं, उसमें डायोड, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर, ये सब बनाए जाते हैं और उन्हीं की मदद से हमारा प्रोसेसर रन करता है। तो अब मेरिट्स यानी गुण के बारे में बात करते हैं। ट्रांजिस्टर की मेरिट्स क्या क्या है। ट्रांजिस्टर आर रिलेटिवली चीप, यानी बहुत सस्ते होते हैं ट्रांजिस्टर। पावर लॉस इन ट्रांजिस्टर इज लेसर, ट्रांजिस्टर में शक्ति क्षय बहुत कम होता है। तो हम अच्छी इफिशियंसी का ट्रांजिस्टर हमारा होता है। दे आर ड्यूरेबल, यानी ट्रांजिस्टर की जो जीवन काल है, हम जो प्रॉपर सप्लाई है वोल्टेजेस की वो मेंटेन रखें और ज्यादा न करें और इससे उतना ही वर्क लें जिसके लिए ये ट्रांजिस्टर हमारा बना है, तो इसका जीवन काल अत्यधिक होता है। दे ट्रांजिस्टर आर लाइट इन वेट एंड स्मॉल इन साइज, यानी ट्रांजिस्टर वजन में हल्के और आकार में बहुत छोटे होते हैं, तो इजिली पोर्ट किए जा सकते हैं। देयर इज नो लैग इन देयर ऑपरेशन, यानी ट्रांजिस्टर को जब हम ऑपरेट करते हैं या इनसे कार्य लेते हैं तो इनके ऑपरेशन में यानी ऑपरेट होने में, प्रचालन में कोई टाइम लैग यानी कोई समय पछता नहीं होती, यानी वो तुरंत ही जैसे ही हम ऑपरेट शुरू करते हैं तुरंत ही ये काम करना शुरू कर देते हैं। कोई हीटिंग इफेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, यानी ये ट्रांजिस्टर वर्क करने के लिए हीट होने की जरूरत नहीं है, इसको तुरंत ही वर्क शुरू हो जाता है बिना किसी समय गंवाए। एनर्जी लॉस इज वेरी लेस, यानी ऊर्जा की हानि ट्रांजिस्टर में बहुत कम होती है। कुछ अवगुण डिमेरिट्स इस प्रकार हैं। मोर नॉइज इन पावर ट्रांजिस्टर, पावर ट्रांजिस्टर में बहुत ज्यादा शोर होता है। तो इस तरह से जो पावर ट्रांजिस्टर होते हैं उनके पास हम बैठकर वर्क नहीं कर सकते क्योंकि ये शोर जनरेट करते हैं, नॉइज जनरेट करते हैं। दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स चेंज इन टेम्परेचर, ये डिमेरिट खास ध्यान देने वाली बात है। ट्रांजिस्टर आर सेंसिटिव टुवर्ड्स चेंज इन टेम्परेचर, यानी ये ताप परिवर्तन के प्रति अधिक सुग्राही होते हैं। तो ट्रांजिस्टर में थर्मल रनवे होता है, तो ताप बढ़ने से ट्रांजिस्टर में करंट बढ़ती है, करंट बढ़ने से ताप बढ़ता है और फिर ये जो संचयी प्रभाव है इस कारण से हमारा ट्रांजिस्टर
नष्ट हो सकता है थर्मल रनवे के कारण। थर्मल रनवे से हम ट्रांजिस्टर को बचाने के लिए काफी सारी उसमें बाइसिंग करते हैं, इससे हमारा ट्रांजिस्टर बच जाता है जलने से। ऑपरेटिंग पॉइंट इज वेरी मच चेंज्ड। ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर इज वेरी मच चेंज, दैट इज ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड करंट। स्लाइड चेंज इन पैरामीटर्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के पैरामीटर में अल्प परिवर्तन करने से परिपथ में प्रचालन बिंदु यानी ऑपरेटिंग पॉइंट में उल्लेखनीय परिवर्तन होता है। तो जो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स हैं, करंट गेन, वोल्टेज गेन इत्यादि में हम अल्प परिवर्तन करते हैं तो परिपथ में प्रचालन बिंदु यानी ऑपरेटिंग पॉइंट में उल्लेखनीय यानी बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखकर तब ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराना पड़ता है। इसके लिए बहुत सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है और कुछ सर्किट एलिमेंट एक्स्ट्रा वर्क लगाए जाते हैं ताकि ये हमारा टेम्परेचर जो चेंज है वो सेंसिटिविटी कम से कम हो, टेम्परेचर चेंज और पैरामीटर में अल्प परिवर्तन हो। तो इन कारणों से ट्रांजिस्टर हमारा थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है। बाकी ट्रांजिस्टर में जो लाभ है वो बहुत ही उल्लेखनीय है कि ये लाभ हमारे ट्रांजिस्टर की मेरिट्स हैं। ये बहुत सस्ते होते हैं और इनमें शक्ति क्षय बहुत कम होता है। इनकी जो आयु है वो बहुत ज्यादा होती है, हल्के होते हैं, इजीली पोर्टेबल होते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं, सर्किट में बहुत कम जगह लेते हैं। और इसके अलावा जो हमारी ट्रांजिस्टर की मदद से आईसीज बन रही हैं वो तो बहुत कम जगह लेती हैं अपने सर्किट में। तो इस कारण से जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो डे बाय डे बहुत छोटी होती जा रही हैं और आने वाले समय में ये और भी छोटे होंगे क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के मदद से जो हमारी आईसीज हैं और जो सर्किट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में उतना ही वर्क ले रहे हैं जो हम पहले बड़े पार्ट्स में लेते थे। तो इस कारण से हमारी डिवाइसेस और भी छोटी होती जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और उनका परफॉर्मेंस भी बेटर होता जाएगा।